अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि अगर हमें रेप्लिकेशन प्रोसेस करना है तो सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, उनके लिए कुछ एंजाइम्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज क्या करता है कि अनबाइंडिंग करता है। किसके अनबाइंडिंग करेगा, डीएनए को क्या करना स्टार्ट कर देगा, अनबाइंडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अनबाइंडिंग करने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अगर हम हेलिकेज एंजाइम को यूज करते जाएंगे तो वो क्या करेगा कि डीएनए के स्ट्रक्चर को ओपन करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स पड़े थे, एसएसपी प्रोटीन। एसएसपी प्रोटीन क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं रीवाइंडिंग ना हो जाए। रीवाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि दोबारा से रिकॉइलिंग ना हो जाए, इसलिए क्या होते हैं इन एसएसबी प्रोटीन्स को की फॉर्मेशन की जाती है। इसके अलावा हमने कुछ एंजाइम्स पढ़े थे। एंजाइम्स की बात करें तो जैसे प्राइमर पढ़ा था। प्राइमर क्या होता है, ये आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। अगर हम प्राइमर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, जस्ट इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। किसके इनिशिएशन में हेल्प करेंगे, जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये क्या करेंगे, इनिशिएशन में हेल्प करेंगे। ये सारे क्या थे, छोटे छोटे की पॉइंट्स थे कि अगर हमें रेप्लिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ हमने एक और की पॉइंट्स पढ़ा था कि अगर डीएनए से कोई भी मिसमैच हो जाता है या फिर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो उस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करता है, उसके पास एक एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की बात करें तो वो किस डायरेक्शन में सिंथेसिस करती है, हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में। 3 to 5 में क्या होगा, कोई भी जैसे जैसे जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, 5 to 3 डायरेक्शन होती है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वो क्या करता है, स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग का मतलब क्या करेगा कि हर एक न्यूक्लियोटाइड्स को देखेगा। वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे कि अगर कोई फ्यूचर में कोई मिसमैच हुआ है या फिर अभी जैसे जैसे सिंथेसिस हो रही है कोई मिसमैच हुआ है, कोई भी रिपेयर, अभी कोई भी म्यूटेशन हो गई इसके अंदर, तो वो क्या करता है कि इसी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से क्या करता है कि रिमूव कर देता है। उन जो गलत न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इनके पास कैसी एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड टर्मिनल पे होंगे उनको कैसे कट करेगा ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। जितने भी न्यूक्लियोटाइड टर्मिनल पे होंगे, जैसे देखो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, जैसे कि हमारे पास कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जब भी हम उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 2 पैरेलल लाइन आती है। अब उन पैरेलल लाइन के बीच में क्या होंगे, जैसे कि टर्मिनल पोजीशन पे एक सेंटर पोजीशन होती है, एक टर्मिनल पोजीशन होती है। टर्मिनल पोजीशन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं उनको क्या करेगा, कट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे कट करता जाएगा उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसके अलावा एक एक्टिविटी होती है एंडोन्यूक्लियस। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना बायोटेक में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन क्या करता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कट करता है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि वो क्या करेगा, कट करेगा कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड बीच में कोई भी मिसमैच रिपेयर आ जाएगा, उस मिसमैच को क्या करेगा, कैसे रेक्टिफाई करेगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या करेगा कि कहाँ पे कट करेगा, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे कट करेगा। और अगर हम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें तो कहाँ पे कट करेगा, टर्मिनल पोजीशन पे कट करेगा। जरूरी थोड़ी हो सकता है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड टर्मिनल पोजीशन पे भी कोई भी गलत मिसमैच रिपेयर हो सकता है या फिर कोई सेंटर पे हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एक्सो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या एंडो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की बात करें तो सिंथेसिस की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, 3 to 5। मतलब कि सिंथेसिस का मतलब जो प्रूफ करेगा, जो स्कैनिंग करेगा वो 3 to 5 डायरेक्शन में करेगा। और जो पोलीमराइजेशन रिएक्शन, पोलीमराइजेशन का मतलब क्या होगा, डीएनए पोल 3 काम करेगा जब भी, तो वो कौन सी डायरेक्शन में करेगा, 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज बता रखी है, एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक बार में कितनी न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, कितनी प्रोसेसिविटी होती है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है वो एक ही बारी में, 1000। वेरी गुड। कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। और अगर हम यही यूकैरियोट्स की बात करें तो वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, 100 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, दोनों के अंदर चेंज है। क्या चेंज है कि कितने न्यूक्लियोटाइड को एडिशन, मतलब कितनी प्रोसेसिविटी है प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की। इसलिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फटाफट डिवीजन करते हैं। डिवीजन आप लोग देखते हो ना बैक्टीरिया में कि 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया कंप्लीट अपनी साइकिल को कर लेता है।
तो वो इसी वजह से करता है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेसिविटी है, मतलब जितना जल्दी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे उतनी जल्दी क्या होगी, डीएनए की सिंथेसिस होती जाएगी। डीएनए की सिंथेसिस होने का मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए क्या हो जाएगा, उस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, ये तीनों प्रोसेस किसके अंदर होते हैं, एक ही उसके अंदर होते हैं। जैसे सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे या फिर किसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे। जो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये सारे प्रोसेस किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कौन सी उसमें होता है, बताओ। क्या लोग, न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर होता है। और अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वो किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होता है उनका जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनलीज तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं होती। आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा है, बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा मीजोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं ना। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो भी रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा वो सिर्फ किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म की। जितने भी ये प्रोसेस होंगे वो किसके अंदर होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलेज प्रेजेंट होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनलाइज जो ये प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होता है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये डिफरेंस भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अभी तक हमने एंजाइम्स पढ़े हैं, अभी तक हमने कौन से एंजाइम्स पढ़े थे, प्रोकैरियोट्स के एंजाइम पढ़े थे, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोट्स के एंजाइम देख लो। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, किसका एग्जाम्पल आएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओराई। ओराई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओराई कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके जो अपोजिट, मतलब जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे क्या होता है, उसकी सिर्फ अपोजिट पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होता है, एक टस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। टस प्रोटीन क्या होता है, ये क्या करता है कि टर्मिनेशन में हेल्प करता है। हमेशा ध्यान रखना जहां से ओरिजिन हुआ है, जैसे कि एग्जांपल कोई भी सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में सबसे जो स्टार्टिंग जो बिल्कुल एक पॉइंट होगा, जैसे कि आप लोगों को एक बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है, ओराइसी। ओराइसी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन ध्यान रखना जब भी हम यूकैरियोट्स के अंदर बात करेंगे ना तो ये प्रोटीन चेंज हो जाएगा, वहां पे कोई ओराइसी काम नहीं करती, वहां पे कोई अलग प्रोटीन काम करेगा। ये किसमें प्रोटीन्स की बात करें हम, प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओराइसी, जहां से ओरिजिन होना होता है, ठीक है। इसके अपोजिट मतलब कि जहां से ओरिजिन होगा उसके अपोजिट एक पॉइंट प्रेजेंट होता है, वो पॉइंट क्या होता है, टस प्रोटीन। टस मतलब जो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं कि जैसे जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने स्टॉप कोडन पढ़ा होता है, जैसे कि कोई भी जैसे टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए होते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टॉप कोडन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही क्या होता है कि सीक्वेंसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो स्टॉप कोडन के आते ही क्या होता है कि टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे जो टस प्रोटीन्स होते हैं वो टस प्रोटीन्स क्या करते हैं कि टर्मिनेशन कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बताओ। यस मैम। अब देखना, अब एक्चुअल में जो हम प्रोटीन्स पढ़ रहे थे ना, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, जी, ये प्रोटीन्स पढ़ रहे थे। अब यहाँ से एक्चुअल जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो देखना कि कैसे कैसे होता है, कैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा, कैसे रेप्लिकेशन फोक की सिंथेसिस होगी, कैसे वो क्या करता है कि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस की सिंथेसिस करता है। हर एक एक पॉइंट देखना, ठीक है। अच्छे से पीडीएफ देखो, डायग्राम देखो। सबसे पहले अगर हम रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करें तो रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसा होता है, बाई डायरेक्शन होता है। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो डायरेक्शन में सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। दो डायरेक्शन की बात करें तो कौन कौन से होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी सिंथेसिस कर सकता है और बैकवर्ड में भी, ठीक है। फॉरवर्ड में भी सिंथेसिस कर सकता है और किस में कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि वो
सिंथेसिस कैसे कर रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कुछ लीडिंग स्ट्रैंड भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड्स भी होते हैं। अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड्स की बात करते हैं तो लीडिंग स्ट्रैंड्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही एक बार प्राइमर मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, कंप्लीट सिंथेसिस कर देगा। और सिंथेसिस की डायरेक्शन की बात करें तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, अगर हम सिंथेसिस, 5 to 3। वेरी गुड, कौन सी 5 डायरेक्शन में होगी, 5 to 3 डायरेक्शन में होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड्स की बात करते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, इनको मल्टीपल प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मल्टीपल प्राइमर्स क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये प्राइमर्स क्या करेंगे, सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। वो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं कि सिंथेसिस तो करते हैं लेकिन बीच में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे कट्स लग जाएंगे। अब उन कट्स को फिल करने के लिए भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा प्राइमर को रिमूव करने के लिए भी कोई एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि प्राइमर का जब काम हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं कि जब किसी भी कोई भी एग्जांपल है, कोई भी आपके लिए कोई काम कर रहा है, तो जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या होता है कि उसको क्या कर देते हैं, जैसे भेज देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब इनका काम कंप्लीट हो गया तो ये क्या होता है, रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि प्राइमर का काम कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा, प्राइमर की रिमूवल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सबसे पहले क्या देखा हमने, जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस होते हैं उनके पास क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। एक सीक्वेंस होते हैं 13 मर। 13 मर का मतलब क्या होता है कि जो रिपीटेड जो मैनर्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या नाम होते हैं, इनका 13 मर सीक्वेंस। और एक होते हैं 9 मर सीक्वेंस। 9 मर सीक्वेंस क्या होते हैं, इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है 5, ठीक है। और जो 13 मर सीक्वेंस होते हैं इनका नंबर होता है 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे लिखी हुई है 13 मर और 9 मर सीक्वेंस, यस सर। ठीक है। इनका नंबर कितना हो जाएगा, अगर हम 13 मर सीक्वेंस की बात करते हैं तो इनका नंबर कितना है 3। और जो 9 मर सीक्वेंस है इनका नंबर कितना है 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसका काम आएगा, ये है हमारा पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल, ठीक है। इसको हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सीक्वेंस दिखा दिया, बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे हम 3D डायग्राम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने उस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए। अब हम यूज कर रहे हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम्स क्या करता है, अगर हम हेलिकेज एंजाइम की बात करें तो सबसे पहले एक और चीज ध्यान रखना, जो ये 13 मर सीक्वेंस है और जो ये 9 मर सीक्वेंस है, इनके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन बाइंड करता है। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है, डीएनए ए। डीएनए ए का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इनिशिएशन प्रोटीन्स होता है। शायद मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या होता है, इनिशिएशन प्रोटीन्स होता है। इनिशिएशन करता है किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर ये क्या होता है, इनिशिएशन प्रोटीन्स होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, किसके ऊपर बाइंड हो जाता है, 9 मर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सर्कल से दिखा रखा है, ये प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, इन जो ये 5 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इनके ऊपर ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बाइंड हो जाएगा तो अब डीएनए के अंदर क्या आने लग जाएगा, स्ट्रेन आने लग जाएगा। स्ट्रेन्स, जैसे जैसे स्ट्रेन्स आने लगेगा ना, अब क्या होएगा, इसके बाद हम क्या देंगे, इसको हेलिकेज एंजाइम देंगे। लेकिन हम सिंप्लीफाई फॉर्म में हेलिकेज बोल रहे हैं। लेकिन जब भी हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन में हेलिकेज का नाम क्या होता है, डीएनए बी। डीएनए बी को हम क्या कहते हैं, हेलिकेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का ओरिजिनल नेम होता है लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में नेम भी होता है। ऐसे क्या है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो आपको हमेशा ये लिखा आएगा कि डीएनए बी। तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डीएनए बी क्या है, एक हेलिकेज एंजाइम है जो कि क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। अनवाइंडिंग का मतलब क्या करेगा, डीएनए को खोलना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो डीएनए ए प्रोटीन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। किसके ऊपर बाइंड होंगे, 9 मर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड होंगे। 9 मर सीक्वेंस की बात करें तो ये 5 9 मर सीक्वेंस प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे 9 मर सीक्वेंस के ऊपर डीएनए ए बाइंड हो गया, अब क्या होगा, कोइलिंग, अब क्या होगा, अनकोइल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, स्ट्रेन अक्कर होगा। स्ट्रेन्स की वजह से क्या होगा कि ये क्या होगा, अब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होएगा तो क्या हो जाएंगे, बोन ब्रेक होएंगे। डबल स्टैंडर्ड मॉडल याद है ना, बोन कौन से बोन ब्रेक होएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। किसकी बॉन्डिंग ब्रेक होगी, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, क्योंकि यही बॉन्डिंग ही तो हुई होती है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से। तो कौन सी बॉन्डिंग मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड
क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या क्या होता है, एटी रिच। एटी रिच का मतलब एडेनिन और थायमिन बॉन्ड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा बॉन्ड जो ब्रेक होंगे वो कौन से होंगे, एडेनिन और थायमिन वाले। इसके बाद किसका रोल आएगा, हेलिकेज का रोल आएगा। हेलिकेज क्या करता है, अनबाइंडिंग करनी स्टार्ट कर देता है। अनबाइंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे मेल्ट होएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी। डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। हम जब उसको हाई टेम्परेचर या फिर ऐसी टेम्परेचर रिएक्ट करवाएंगे तो डबल स्टैंड में सिंगल स्टैंड में। हाँ, तो यही चीज बताना चाह रहा है। तो ये क्या करेंगे, अब इनके अंदर मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो ये सारा प्रोसेस करते हैं इसके लिए क्या होते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में आएगी, एटीपी फॉर्म में आएगी। जब भी इसमें क्या होगा कि जो एटीपी है वो क्या होगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी में। जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी तो कितने फॉस्फेट रिलीज होंगे, अगर एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है तो कितने फॉस्फेट रिलीज होंगे, वन वन फॉस्फेट रिलीज होगा। वो फॉस्फेट किसकी फॉर्म में जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। जो ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जब स्ट्रेन्स अपीयर हो रहा है, उसके अलावा मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है कि जो ये सारा प्रोसेस होगा ना, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। वो एनर्जी कौन देगा हमें, जो ये फॉस्फेट रिलीज हो रहा है वो हमें ये क्या देगा, एनर्जी देगा। अब क्या होगा, डीएनए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, अब उसके अंदर क्या होगा, एक बबल अपेयर हो जाएगा। बबल को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल। मतलब अब डीएनए खुलना स्टार्ट हो गया तो किसकी फॉर्म में अपेयर हो जाएगा, एक बबल की फॉर्म में अपेयर हो जाएगा। इस बबल को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम रिलीज होंगे। कौन सा एंजाइम रिलीज होगा, डीएनए ए रिलीज होगा। डीएनए ए का काम क्या था, आप मेरे को बताओ फटाफट, डीएनए ए का क्या काम था, इनिशिएशन इनिशिएशन का काम था, इनिशिएशन करेगा मैम। इनिशिएशन करेगा। तो इनिशिएशन तो हो चुका है। अब इनिशिएशन होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे क्या क्या रिलीज हो जाएगा, मतलब क्या क्या जो हमारी सिंथेसिस हो रही है उनमें से क्या क्या कंपाउंड्स रिलीज हो जाएंगे। तो डीएनए का काम कंप्लीट हो गया तो डीएनए क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसके अलावा क्या निकलेगा, एडीपी फॉर्म भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, सिर्फ एक फॉस्फेट चाहिए था। वो फॉस्फेट क्या हो जाएगा, एटीपी से जब भी एडीपी बनते हैं तो एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। वो फॉस्फेट किसका काम कर रहा है, एनर्जी का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो एडीपी फॉर्म है वो भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब किसका काम आएगा, डीएनए बी का काम आएगा। डीएनए बी किससे कैसे काम करता है, हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज ने क्या करा, अनबाइंडिंग करनी स्टार्ट कर दी। अनबाइंडिंग करने का मतलब क्या हो जाएगा, बबल की एक बबल अपीयर हो जाएगा। उस बबल को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट की फॉर्मेशन होती है। वो स्पेशल पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है रेप्लिकेशन फोक, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रेप्लिकेशन फोक क्या होता है, कौन सा जंक्शन पॉइंट होता है, बताओ भाई, रेप्लिकेशन फोक क्या होता है। रेप्लिकेशन फोक क्या होता है कि एक टाइप का जंक्शन पॉइंट होता है। जब भी कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता जाएगा तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस बाई डायरेक्शनल, वो क्या होगा, आगे एक्सटेंड होता जाएगा। एक्सटेंड का मतलब आगे सिंथेसिस होती जाएगी। जितना हम रस्सी को खोलेंगे, ठीक है, रस्सी उतनी तो खुलेगी। तो उसके बाद एक पॉइंट तो आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, आधी वो क्या होगी, कोल्ड होगी और आधी अनकोल्ड होगी। तो वो जंक्शन पॉइंट क्या होता है, उस जंक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। जैसे आप लोगों के पास कोई भी रस्सी है, वो रस्सी आधी कोल्ड है और आधी अनकोल्ड है। आपने एक पॉइंट से उसको पकड़ रखा है जहां से वो आधी तो कोल्ड है और आधी अनकोल्ड है। उस पॉइंट को हम क्या क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक। वो क्या होता है, एक टाइप का जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होगा कि जो आधा डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन पॉइंट। समझ में आ गया यहाँ तक इतना। यस मैम। रेप्लिकेशन, अगर हम हेलिकेज एंजाइम की बात करें तो हेलिकेज एंजाइम का क्या क्या रोल है। सबसे पहले तो अगर हम हेलिकेज की बात करते हैं तो हेलिकेज क्या है, एक 6 सब यूनिट प्रोटीन्स है
ध्यान रखना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कोई भी पूछ सकता है। अगर हम हेलिकेज की बात करें तो ये क्या होता है कि 6 सब यूनिट प्रोटीन है, मतलब 6 सब यूनिट का बना होता है। जैसे कि 6, जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम का मॉडल पढ़ा था, तो वो कैसा स्ट्रक्चर था, ऑक्टामर टाइप का। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि 6 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, और वो 6 सब यूनिट क्या बनाते हैं, एक रिंग की फॉर्मेशन करती है। जैसे कि आप लोगों के पास कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी जैसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होगी, जो ये 6 सब यूनिट होगी वो किसकी फॉर्मेशन कर लेंगी, एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे। और इस जब भी हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी तब भी क्या होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी का मतलब एनर्जी चाहिए, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। जैसे कि अगर हमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है किसी भी एंजाइम से, तो क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही क्या होता है कि हेलिकेज को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसके फॉर्म में एनर्जी लेगा, वो एटीपी की फॉर्म में लेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है हेलिकेज, रिंग शेप का स्ट्रक्चर होता है। काम की बात करें, रोल की बात करें, तो हेलिकेज का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या करेगा कि डीएनए के स्ट्रक्चर को ओपन करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा रेप्लिकेशन फोक बन गई, रेप्लिकेशन बबल की सिंथेसिस हो गई, डीएनए प्रोटीन ए का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। डीएनए बी का काम कंप्लीट हो गया। डीएनए बी क्या करता है, हेलिकेज की तरह काम करता है, ठीक है। अब किसकी सिंथेसिस होगी, एसएसबी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। एसएसबी प्रोटीन्स क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि दोबारा से रीबाइंडिंग ना हो जाए। आप लोग खोलना स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग हेलिकेज एंजाइम दे रहे हो उसको, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप लोगों ने आगे से खोलना स्टार्ट किया वो पीछे से दोबारा से रिकॉइलिंग होने स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए भाई ये चीज ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन की बाइंडिंग करवा देते हैं। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एसएसबी प्रोटीन्स बाइंड हो गई तो उनको पता चल जाता है। अब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रीबाइंडिंग होने से बचाते हैं। रीबाइंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा कोइलिंग नहीं होने देंगे उसकी। अगर दोबारा डबल स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो गया फिर तो हमें और मेहनत लग जाएगी। क्या फायदा हुआ उसका, इतने डीएनए प्रोटीन ए दिया हमने, हेलिकेज एंजाइम दिया, इसका क्या रोल रह जाएगा फिर। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन्स को क्या करते हैं कि इनकी बाइंडिंग करवाते हैं। एसएसबी प्रोटीन्स क्या करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं, रिवाइंडिंग ना हो जाए। रिवाइंडिंग का मतलब कोइलिंग ना हो जाए, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स यूज कर सकते हैं हम, रिवाइंडिंग या फिर हेलिकेज अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब अनकोइलिंग करनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ओके।